हेलो डियर आईसीएसई स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल करियर एग्जाम्स। आज हम एक न्यू चैप्टर के साथ में जिसका नेम है ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। तो जैसा कि हम करते हैं, सबसे पहले एक क्विक नजर डाल लेते हैं जो हमारा रिवाइज सिलेबस है 2020-21 का। सिलेबस आपके सामने है। यह है ह्यूमिडिटी, इट्स मीनिंग, प्रेसिपिटेशन एंड देयर फॉर्म्स, जिसमें हम पढ़ने हैं रेन, स्नो एंड हेल। देन है टाइप्स ऑफ रेनफॉल जो कि 3 है। पहला है रिलीफ और ओरोग्राफिक, दूसरा है कन्वेक्शनल, तीसरा है साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। और हमें इसे देखना विद एग्जांपल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इतना हमारा सिलेबस है। अब हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर का बोर्ड पेपर हुआ था 9th का, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पता चलेगा क्वेश्चन का नेचर क्या होता है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी आपके सामने है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 10 नंबर का आता है, जो ह्यूमिडिटी चैप्टर से ही होता है, राइट। तो इसका पहला क्वेश्चन था कि डिफरेंशिएट बिटवीन फॉग एंड मिस्ट। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज कंडेंसेशन, नेम 2 फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। देन क्वेश्चन नंबर जो इसमें 9 का सी था वो 2 पार्ट में था। पहला था नेम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल व्हिच इज मोस्ट कॉमन इन द इक्वेटोरियल रीजन। देन है सेकंड इसका व्हाई डू पोलर रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल। और डी वाला जो है उसमें डायग्राम बनाने को आया था, जो है ड्रॉ अ फुली लेबल्ड डायग्राम शोइंग द ऑकरेंस ऑफ रेनफॉल काज्ड बाय अ माउंटेन बैरियर। तो अब आप जान गए होंगे कि इस चैप्टर से आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ठीक है, अब हम लोग आते हैं कहाँ, चैप्टर पे। चैप्टर का नेम ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन है। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी लिटरल मीनिंग हम लोग देखें तो है मॉइस्चर, यानी नमी। एयर में जो भी नमी है, और वो आती कहाँ से है? वाटर वेपर से, ठीक। यानी एयर में जो वाटर वेपर है उसको हम क्या कहेंगे? उसकी ह्यूमिडिटी बोलेंगे। ह्यूमिडिटी को 2 तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं। एक है हमारी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, दूसरी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर इसकी इन दोनों वर्ड की लिटरल मीनिंग पे देखो तो आप ध्यान दो कि आप कई बार ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव चीजें देखे सुने होंगे। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज को हमें किसी से कंपेयर नहीं करना, एक्चुअल में वो क्या है वही बता देना होता है, तो हम उसको एब्सोल्यूट कहते हैं। और रिलेटिव में जब किसी से रिलेट करते हैं तब उसको हम रिलेटिव कहते हैं। तो एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई वॉल्यूम है एयर की, ठीक है, मतलब इतनी एयर है, उसमें कितना वाटर वेपर है, केवल जब हमें ये बताना होता है तो उसको कहते हैं वो उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, राइट। और रिलेटिव क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे जैसे ये जो एयर है ना, इसकी जो वॉल्यूम है इसमें कितना वाटर वेपर है, यानी द अमाउंट ऑफ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर air contains divided by the maximum amount it can या it holds, राइट। अब समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इसकी ये अनलिमिटेड होती नहीं, अनलिमिटेड नहीं ये होल्ड कर सकती है। उसकी लिमिट होती है कि इतना ही मॉइस्चर, इतना ही वाटर वेपर ये होल्ड कर सकती है, ठीक है। तो इसमें है कितना और ये होल्ड कितना कर सकती है, इसके बीच का जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव। अब जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर क्यूबिक मीटर में, और इसको हम करते हैं परसेंटेज में। तो परसेंटेज में करते हैं, इसीलिए हम इसको लिखेंगे इनटू 100। तो ये आपसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फार्मूला भी पूछा जा सकता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फार्मूला ये है, करेक्ट। अब क्वेश्चन में ये भी आता है कि डिफरेंशिएट करिए जो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, राइट। तो ये चीज तो आप ये समझ गए। इसके अलावा ये आपके सामने जो इमेज लगी है, यहाँ से आप और देख सकते हो कि कौन से डिफरेंशिएट के पॉइंट्स हैं, राइट। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके से है कि जैसे अगर टेम्परेचर अगर एयर का बढ़ेगा, ठीक है, तो एयर उसी हिसाब से एक्सपैंड होगी। अगर टेम्परेचर उसका कम होगा तो एयर उस हिसाब से कंट्रैक्ट करेगी, राइट। एक कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आपकी है कि जब एयर ठंडी होती है तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ती है, और जब हीट होती है तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो घटती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का आपने भी फार्मूला देखा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी चलो निकाल के देखते हैं। मान लो कोई एयर है जिसकी कैपेसिटी 30 है होल्ड करने की, 30 ग्राम पर क्यूबिक मीटर है, और मान लो उसमें है अभी 15, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो ये क्या आएगा? यानी 50%, ठीक है, परसेंट में है ना, तो 50% है। अब देखो
जब ये 100% हो जाएगी, जब ये 100% हो जाएगी तब हम बोलेंगे एयर जो है वो सैचुरेटेड है, एयर जो है वो सैचुरेटेड है। मतलब वो कंडीशन जब एयर उस टोटल ह्यूमिडिटी को प्राप्त कर लेती है जितना वो होल्ड कर सकती है, तब हम एयर को क्या बोलते हैं, एयर सैचुरेटेड हो चुकी है। अब सैचुरेटेड एयर में अगर ह्यूमिडिटी और बढ़ेगी तो वही ह्यूमिडिटी जो है वो कंडेंस होगी और बारिश कराएगी। करेक्ट। तो आप देखते हैं कंडेंस होना क्या होता है, नहीं कंडेंसेशन क्या होता है। तो फिजिक्स में कंडेंसेशन वर्ड आप जरूर पढ़े होंगे, ठीक है, इसमें दो राय नहीं है। कंडेंसेशन जो होता है ये जो इवेपोरेशन होता है उसका ठीक उल्टा होता है। इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, वाटर वेपर में। और कंडेंसेशन में क्या होता है, जो वाटर वेपर होता है ये कन्वर्ट होता है किसमें, जो वाटर वेपर होता है कन्वर्ट होता है वाटर ड्रॉपलेट में या आइस में। तो आपको पता है कहाँ पे जाके कन्वर्ट होता है, ड्यू पॉइंट पे, है ना। ड्यू पॉइंट पे जो वाटर वेपर है वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। अब देखो जो ड्यू पॉइंट है, अगर ये ड्यू पॉइंट 0 डिग्री जो कि फ्रीजिंग पॉइंट है इसके ऊपर है तो वो वाटर में, वाटर की ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होगा, है ना। और अगर ये 0 डिग्री जो कि फ्रीजिंग पॉइंट है उससे नीचे है तो ये आइस ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। तो कंडेंसेशन आप जान ही रहे हो क्या होता है। कंडेंसेशन यही होता है कि जो वाटर वेपर है उसका वाटर ड्रॉपलेट या आइस ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट होना। और जब कंडेंसेशन होता है तो उसमें जो एटमॉस्फेयर में जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं। जब हम आपको एटमॉस्फेयर का चैप्टर पढ़ा रहे थे या शुरुआत में सबसे पहला अर्थ है जब प्लेनेट वाला बताए थे तो उसमें हम ये चीज बताए थे कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है ना, इनकी भी अपनी एक वैल्यू है। जब ये ज्यादा हो जाते हैं तो हमारे लिए जो है ये हैजार्डस होते हैं, इनकी वैल्यू है। ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू यही होती कि ये जो होते हैं ये एज अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली वर्क करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं और इनमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो जाकर के चिपक जाते हैं और उन्हीं को हैवी बनाते हैं और फिर वो प्रेसिपिटेशन के रूप में, प्रेसिपिटेशन की जनरल फॉर्म क्या है, स्नो रेन हेल। ठीक है। जनरली जिसको हम रेन ही बोलते हैं, बारिश के फॉर्म में वो क्या होते हैं, नीचे आते हैं। करेक्ट। तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली के रूप में ये वर्क वहां पर करते हैं। अब हम देखेंगे कंडेंसेशन जो है ना उसके फॉर्म क्या क्या है, यानी जिसको कंडेंसेशन कह रहे हैं तो वो हम अपने लैंग्वेज में क्या जानते हैं। यानी अब हमारा जो टॉपिक है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन के फॉर्म जो है वो है आपकी क्लाउड, बादल जो बनते हैं। ठीक है। तो सबसे ज्यादा अपर एटमॉस्फेयर में ये बनते हैं। ठीक है। जब वहां पे जब एयर क्या होती है, जो मॉइस्चर कंटेंट एयर होती है वो जैसे जैसे ऊपर जाती है तो वो एक्सपैंड होती है और साथ में उसका टेम्परेचर जो है वो कम होता है। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और एयर ऊपर जा रही है तो जब ऊपर जाके उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी, यानी उसकी जो है जो सैचुरेट, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एयर क्या होगी, सैचुरेट हो जाएगी, यानी उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो 100% हो जाएगी। इसके बाद और भी जैसे वो उसमें जो है ऊपर जाएगी और जैसे कोल्ड होगी तो फिर उसमें वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो वहां पे कंडेंस होगी और वो क्या बनेंगे, बादल बन जाएंगे। राइट। तो एक फॉर्म ये हो गया यानी क्लाउड का। दूसरा फॉर्म है हमारा ड्यू का। ड्यू जान ही रहे हो, ओस, जो कि हमें ओस कहाँ पे मिलती है, जब हम सुबह मॉर्निंग में देखते हैं और पर्टिकुलरली विंटर सीजन में तो हमें ग्रास के ब्लेड्स पे यानी घास की उस पे और पत्तियों पे हमें छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स मिलती है, उनको क्या कहते हैं, ड्यू कहते हैं। ठीक है। तो अभी इसको यहाँ पे छोड़ो, एक चीज यहाँ पर ये देख लो कि एयर जो कंडेंस होती है वो कंडेंस कैसे कैसे होती है। तो एक तो पहले मैंने ये बताया जो क्लाउड वाला है ऐसे कंडेंस होती है। अगर ड्यू के मामले में आएंगे तो कंडेंस ऐसे होती है कि विंड अगर किसी कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में जाती है, ठीक है, कोई कोल्ड मीडियम में जाती है तो वहां पर भी जो उसमें जो वाटर कंटेंट होता है, उसमें वाटर वेपर होता है, वो वहां कंडेंस हो जाता है। तो विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन में हमारी अर्थ जो होती है वो ठंडी हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई, इस समय लॉन्ग नाइट होती है, छोटा सा टाइम डे का होता है, तो इसको जो रेडिएशन मिलता है, जो टेम्परेचर मिलता है वो थोड़ा सा मिलता है, उसको वो जल्दी रेडिएट कर देती है। इसके बाद में निगेटिव एनर्जी तो रेडिएट करेगी,
यानी अब अर्थ जो है वो ठंडी होगी, कोल्ड होगी, तो इसके कांटेक्ट में जो आने वाली एयर है उसका जो मॉइस्चर होगा, उसमें जो वाटर वेपर होगा वो क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा और ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो ग्रास पे और लीव्स पे आपको मिलेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, ड्यू कहेंगे। अगला फॉर्म हमारा है किसका, फ्रॉस्ट का। तो बस सिंपल सी बात है, ड्यू जो है ये वाटर ड्रॉपलेट होता है और जो फ्रॉस्ट है ये आइस ड्रॉपलेट होता है। यानी अगर मान लो सरफेस बहुत ठंडा हो जाए, बहुत ठंडा हो जाए और वहां पर जो कंडेंसेशन हो रहा हो वो फ्रीजिंग पॉइंट पर जाकर के हो रहा हो, ठीक, तो वहां पे जो वाटर वेपर है वो किस फॉर्म में आपको दिखेगा, छोटी छोटी आइस के फॉर्म में दिखेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। देन इसके बाद हमारा आता है फॉग। अब फॉग जो होता है जिसको हम सिंपली क्या कहते हैं, हिंदी में कोहरा कहते हैं, कोहरा आप जान रहे होंगे, ठीक है। तो ये अर्थ के सरफेस पर नहीं बनता है, सरफेस से थोड़ा ऊपर बनता है। यानी जब और विंटर होगा और मान लो अर्थ के कांटेक्ट में आने वाली एयर लेयर बाय लेयर ऊपर तक ठंडी हो जाएगी और वहां तक का टेम्परेचर इतना गिर जाएगा अर्थ के कांटेक्ट से ऊपर एटमॉस्फेयर तक कि जहां तक जो है एयर में प्रेजेंट जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाएगा। तो एयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, यानी जो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जो कन्वर्ट हो जा रहे हैं वो फ्लोट करते रहेंगे, ठीक है। और वही जो फ्लोट कर रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फॉग कहते हैं, कोहरा कहते हैं। देन होता है मिस्ट, ये भी फॉग ही होता है, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस होता है ना, वो विजिबिलिटी का होता है। किसका होता है, विजिबिलिटी का होता है। फॉग जो होता है इसमें विजिबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत डेंस फॉग हो जाएगा तो आपको पता है इवन आपसे 3 मीटर दूर पे आदमी अगर खड़ा है तो वो क्लियर नहीं दिखाई देता है। और जो मिस्ट होता है ये लगभग 1 किलोमीटर अवे आपको व्हाइट व्हाइट जो दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिस्ट बोलते हैं, ठीक है, धुंध बोलते हैं। देन एक टर्म और आएगा जिसको बोलते हैं स्मॉग। तो स्मॉग में क्या होता है, इसके साथ में जो पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, पोल्यूटेंट्स वो मिक्स होते हैं, इसको पोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। जब पोल्यूटेंट्स मिक्स हो जाते हैं, देखो विंटर सेशन के स्टार्ट में जब कोहरा उहरा नहीं गिरता है फिर भी जो काफी गंदे स्थान है, गंदे प्लेसेस हैं, वहां पे आप जाते हो तो वहां पे आपको धुंधला धुंधला दिखता है, आपको लगता है कोहरा गिर रहा है, जो कोहरा नहीं है वो स्मॉग है। सबसे पहले आप दिल्ली से न्यूज आना शुरू होती है स्मॉग की, तो वो स्मॉग है, वो पोल्यूटेंट्स है, वो नुकसान करता है हमको, राइट। तो ये क्या हो गए, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन हो गए। अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रिसिपिटेशन पे अब हम लोग आएंगे, प्रिसिपिटेशन पे आएंगे। तो जो कंडेंस्ड मतलब जो कंडेंस हो जाता है वाटर वेपर, तो फिर वो अर्थ पे नीचे गिरता है। अब वो किस फॉर्म में गिरता है, वो आपके या तो रेन के फॉर्म में गिरेगा, या तो स्नो, और या तो हेल, ठीक है। तो यही जो है ये आपके प्रिसिपिटेशन के फॉर्म्स हैं। तो सीधी बात है, जो क्लाउड बनते हैं आपको पता है कि वहां से बारिश होती है, रेन गिरती है, तो अगर वो ड्रॉपलेट्स के रूप में अगर वो नीचे आते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, रेन कहलाते हैं। अगर टिनी आइस पार्टिकल्स के फॉर्म में अगर वो नीचे आते हैं तो उनको क्या कहते हैं, स्नोफॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नोफॉल कहते हैं। और हेल जो होते हैं ये साइज में बड़े होते हैं, यानी स्नो से साइज में बड़े होते हैं, और इनके साथ में ये भी होता है कि थंडर स्टॉर्म जो है, ठीक है, वो भी आते हैं, राइट। तो ये क्या है, ये प्रिसिपिटेशन के फॉर्म है, राइट। जनरली हम लोग रेनफॉल ही कहते हैं, लेकिन आप ये जान लो कि स्नोफॉल और हेल स्टॉर्म्स, इसे हेल को हेल स्टॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रिसिपिटेशन के फॉर्म है। अब हम देखते हैं कि जो रेनफॉल है वो कितने टाइप की होती है, जो कि हमारे सिलेबस में है। तो रेनफॉल के टाइप जो है वो 3 होते हैं। एक है आपका कन्वेक्शनल, दूसरा है आपका ओरोग्राफिक या रिलीफ का, और तीसरी आपकी है साइक्लोनिक या फ्रंटल, राइट। यहां से आपको जो है डायग्राम भी तीनों से बनाने को आ सकते हैं, राइट। तो
तो सबसे पहले हम आते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल पे। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल में देखो क्या होता है, सबसे ज्यादा जो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है वो आपके इक्वेटोरियल रीजन में होती है। आई होप आपको अभी ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि इक्वेटोरियल रीजन कहाँ पाए जाते हैं, मेडिटेरियन रीजन कहाँ पाए जाते हैं। अब तक की अगर आप हमारी सारी वीडियो देख रहे होगे तो ये सारी चीजें क्लियर है। मैप की तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के डाल दी, जितना भी मैप आपके आईसीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, और वो जितना मैप पूछा जाता है ना, वो आपको मैप की बहुत अच्छी नॉलेज भी करा देता है। इन सब चीजों की सारी जो मैप नॉलेज है वो आपको वहां से हो जाती है। अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट उसको देख सकते हैं, मैप की प्लेलिस्ट। तो इक्वेटोरियल रीजन में होती है, देखो वहां पर क्या होता है आपको पता है कि थ्रू आउट द ईयर वहां पे सन जो है उसकी डायरेक्ट रेस पड़ती है, इसकी वजह से टेम्परेचर वहां पे बहुत ज्यादा पड़ता है। अब मान लो ये सरफेस है, टेम्परेचर ज्यादा पड़ता है तो यहाँ पे एयर जो होती है वो ऊपर हीट होती है और ऊपर की ओर राइज करती है। आसपास में ओशंस है तो वहां से विंड्स यहाँ पे आती है, जो की साथ में वाटर वेपर अपने साथ में रखती है, और ये ऊपर राइज होता है और राइज होकर के ऊपर जाता है। ठीक है, वाटर वेपर इसमें ऊपर कोल्ड होता है और यहाँ पे क्या बना लेता है, क्लाउड बना लेता है। इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, यही जो एयर राइज होती है, ठीक है, हीट होकर के एयर अपने आप इतना राइज हो जाती है और ये बना लेती है कन्वेक्शनल करंट। क्या बना लेती है, कन्वेक्शनल करंट बना लेती है, और यहाँ से जो रेनफॉल होती है उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। तो सबसे ज्यादा इक्वेटोरियल रीजन में होती है। इक्वेटोरियल रीजन में जो भी देश आते हैं, ठीक है, उन सब जगहों पे। देन हमारी आती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरो वर्ड जो है ना, ओरोज का मतलब माउंटेन होता है, और रिलीफ का यही है कि रिलीफ मतलब जो रिलीफ फीचर की वजह से हो, माउंटेन एक रिलीफ फीचर भी तो है, तो जो इसकी वजह से है उसको हम बोलेंगे ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल का एग्जांपल आपकी मानसून वाली रेनफॉल है ही, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं। क्लाइमेट वाले चैप्टर में आप इसको देखे ही हो। तो जो मानसून वाली रेनफॉल है, तो इसमें देखो क्या होता है कि जब सी टू लैंड विंड चल रही होती है, जैसे इंडिया में ही ऐसा होता है, इंडिया में ही देख लेते हैं। तो सी टू लैंड जब विंड चल रही है तो चूंकि ये वाटर बॉडीज से आ रही है तो अपने साथ में मॉइस्चर कंटेन करके लाती है, राइट। अब होता है कि जैसे यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स की हिल है, तो इन हिल्स के सहारे राइज करती है। मतलब जैसे अब ये देखो, ये माउंटेन है, यहाँ पे क्या करेंगी, इस माउंटेन के सहारे ऊपर को राइज करेंगे, नहीं असेंड करेंगी। अब ऊपर को राइज करेंगी तो आपको पता ही है कि टेम्परेचर उसका कम होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसकी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। एयर एक पॉइंट पे आके सैचुरेट हो जाएगी और क्या कराएगी, रेनफॉल कराएगी। जिस साइड से राइज करती है ऊपर को उसको हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड। डायग्राम आता है इसलिए ये चीजें ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, ठीक है। और यहाँ पे रेनफॉल करा देती है। अब इसके इस डायरेक्शन में क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं लीवार्ड साइड। यहाँ पे क्या होता है, इधर को जब विंड्स एक तो पार्वती जल्दी आ नहीं पाती हैं, अगर आएंगे भी तो जहां इधर एसेंड कर रही थी यानी ऊपर चढ़ रही थी विंड्स, तो इधर क्या करेंगी, वो डिसेंड करेंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, डिसेंड करेंगी, नीचे उतरेंगी। तो नीचे उतरेगी तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो कम होती जाएगी, तो इस साइड में रेनफॉल नहीं होगी। तो ये आपके बन जाते हैं रेन शेडो रीजन। क्या बन जाते हैं, रेन शेडो रीजन बन जाते हैं। अगर यहाँ पर बात करोगे अपने इंडिया में, अगर एग्जांपल इसका लोगे तो मुंबई में ठीक ठाक बारिश होती है, लेकिन इसके इस अपोजिट साइड में जहाँ पे पुणे है वो आपके रेन शेडो रीजन में आता है। ये जो पेनिनसुलर रीजन मिड वाला ये पोर्शन है, ये पूरा रेन शेडो रीजन में आता है। यहाँ पे रेनफॉल जो है वो बहुत ही कम हो पाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रेन शेडो रीजन है वो किस रेनफॉल की खासियत है, तो आप कह सकते हो कि ये ओरोग्राफिक रेनफॉल की जो है खासियत है। खासियत पे बात आई है तो जो अभी थोड़ा हम पहले मिस कर गए थे वो चीज बताए, कन्वेक्शनल रेनफॉल की खासियत क्या है। तो ज्यादातर इक्वेटोरियल रीजन में होते हैं, जो कन्वेक्शनल करंट बनती है उससे रेनफॉल होती है। तो इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है कि जो है दोपहर को 12 बजे तक खूब तेज धूप होती है और एक कन्वेक्शनल करंट धीरे डेवलप हो जाती है, फिर क्लाउड्स बनना शुरू होती है और रोज 3 से 4 बजे के बीच में वहां पे बारिश होना शुरू होती है। तो रोज होती है, इसीलिए इक्वेटोरियल रीजन की रेनफॉल को 4 o'clock रेनफॉल कहा जाता है, यानी 4 बजे की बारिश वहां रोज मतलब रोज होती है, आप ये जान लो, ये इसकी खास बात है। देन आते हैं साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल पे। तो आपको पता है साइक्लोन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, और दूसरे टेम्परेट रीजन में आते हैं, उनको टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। जो फ्रंटल लिखा हुआ है ना, ये टेम्परेट से रिलेटेड है केवल, ठीक है। यानी अगर केवल फ्रंटल की बात करोगे तो किससे है, टेम्परेट से, क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन जो होते हैं वो फ्रंटल ओरिजिन होते हैं। अभी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा।
तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या होता है आपको पता है कि ये लो प्रेशर के सेंटर होते हैं, सेंटर में लो प्रेशर होता है और बाहर की तरफ जो है हाई प्रेशर बढ़ता जाता है। ऐसे तो ये कंसेंट्रिक इसमें आइसोबार की लाइन बनती है, अगर आपने देखा होगा, इसमें ऐसे हवाएं चलती हैं अंदर की तरफ तेजी से, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे लो प्रेशर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे विंड्स ऊपर की तरफ राइज कर रही है, तभी तो लो प्रेशर होगा। विंड्स तेजी से ऊपर राइज कर रही है और बाहर से अंदर की तरफ विंड्स तेजी से आ रही हैं। आपको पता ही है कि ये जनरेट कहाँ पे होते हैं, ओशन में जनरेट होते हैं और फिर लैंड की तरफ चलते हैं, राइट। तो ओशन में जनरेट होते हैं, उसमें मॉइस्चर ऑलरेडी होता है और यही विंड ऊपर को राइज कर जाती है और इनसे रेनफॉल होती है, करेक्ट। अब देखते हैं टेम्परेट में क्या होता है। जो फ्रंटल तो टेम्परेट साइक्लोन जनरेट होते हैं वो इस तरीके से जनरेट होते हैं कि अगर आप ग्लोब देखोगे तो यहां पर आप देखो कि जो आपका सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट होती है आपकी, ठीक है। सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट है, आपको पता है यहाँ पे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे जो है आपकी सॉरी इसको बोलेंगे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इसको बोलेंगे। और यहाँ पे आपकी क्या होगी सब ट्रॉपिकल, और बीच में आपकी है ट्रॉपिकल हाई प्रेशर इक्वेटोरियल लो प्रेशर। यहाँ पे आपकी कौन सी बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो विंड चल रही है इधर वो आपकी आ रही है पोलर ईस्टर्लीज, और यहाँ पे जो विंड चल रही है वो चल रही है वेस्टर्लीज विंड। अब ये पोलर रीजन से आ रही है जो कि कोल्ड है, ये इधर से जा रही है जो कि हॉट विंड से, ठीक है। अब यहाँ पे कोल्ड विंड है, इधर से हॉट विंड है। तो कोल्ड विंड क्या करती है, कोल्ड विंड जो है वो टेंड करती है सरफेस पे नीचे आने को, और जो हॉट विंड है उसको पुश करती है ऊपर जाने को। तो इनके बीच में यानी जब मान लो वार्म विंड और कोल्ड को हम इससे डार्क ये दे रहे हैं, ये जब आपस में मिलते हैं इनके बीच में ये फ्रंट बनता है ना, कोल्ड विंड का कोल्ड फ्रंट होता है और वार्म का वार्म फ्रंट होता है। तो जो कोल्ड विंड होगी वो वार्म विंड को ऊपर को जाने को पुश करेगी, ठीक है, वो ऊपर जाएगी, ठीक है। और फिर जब ऊपर जाएगी यानी असेंड करेगी तो आपको पता ही है कि वहां पे उसकी जो है वो कोल्ड करेगी ऊपर जाकर के, उसकी जो है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या करेगी, वो बढ़ेगी और फिर वो रेनफॉल कराएगी। तो किससे ये बनेगी, फ्रंटल ओरिजिन से। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई है। तो जो ट्रॉपिकल रीजन, अब इसका एग्जाम्पल आपको कहाँ मिलेगा, इसका एग्जांपल आपको इंडिया में ही मिलेगा जहां पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की रेनफॉल होती है, आपके वेस्टर्न यूपी में, पंजाब, हरियाणा, इन सारे रीजन में, ठीक है। तो वहां पे फ्रंटल रेनफॉल करता है। ओरोग्राफिक आपके इंडिया में, पूरे इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द रेनफॉल है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, जो नॉर्दर्न प्लेन यूपी वगैरह के रीजन है, ठीक है। वो सब हिमालय से जब जो टकरा के मानसून फिर आता है और बारिश कराता है, वो ओरोग्राफिक का है, राइट। और जो बे ऑफ बंगाल से जो साइक्लोन जनरेट होते हैं फिर उससे बारिश होती है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन वाली बारिश होती है, ठीक है। तो इस तरह आप इसके एग्जाम्पल पा जाओगे। अब इसके बाद में इसमें थोड़ा सा आता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का वर्ल्ड में वो कैसा है। तो ये अब जो सिलेबस डिलीट नहीं हुआ था तब ये चीज पूछी जाती थी, अब ये फिलहाल पूछा नहीं जा रहा है। लेकिन अगर सिंपली ये जान लो कि जो डेजर्ट रीजन है वो सबसे कम रेनफॉल वाले रीजन है, देन जो आपके इक्वेटोरियल रीजन है वो सबसे ज्यादा रेनफॉल वाले रीजन है। इसके अलावा जो कोस्टल रीजन पड़ेंगे जो ओशन के किनारे होंगे, ठीक है, और लेकिन वो डेजर्ट ना हो, ऐसे जो रीजन है वहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल वाले वो रीजन होते हैं, ठीक है। और जो मिड कॉन्टिनेंटल रीजन होते हैं वो आपके नॉर्मल रेनफॉल वाले रीजन होते हैं, ठीक है। और जो डेजर्ट की जो मैंने बात की, डेजर्ट दो तरीके होते हैं, एक हॉट डेजर्ट होते हैं और दूसरे कोल्ड डेजर्ट होते हैं। जो पोलर रीजन वाले होते हैं वहां पर भी बारिश जो है वो क्या होती है, कम होती है, बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है। वहां पे ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ होता है तो वहां पे स्नोफॉल होता है, ठीक। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था, बहुत बड़ा चैप्टर था नहीं। और अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में उसको पूछना। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो, क्लासमेट्स को पहुंचाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब मिलते हैं, आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो पोल्यूशन पे होगी, तो बहुत जल्दी वो वीडियो लेकर के आते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।